देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश में लगातार आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में भारत लगातार अहम कदम उठा रहा है। और इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार से पर्दा उठा दिया। ये टोयोटा की कोरोला एल्टिस सीडान है जो हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाड़ी पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल से चल सकती है। भारत में पेश किया जाने वाला मॉडल ब्राजील से लाया गया है और लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है। इसका इस्तेमाल भारत में टोयोटा के लिए एक डेमो के तौर पर किया जाएगा और इसके फीचर्स और बाकी चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि कार जो है वो एक तरह की फ्यूचरिस्टिक कार है। और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहें तो इसकी सबसे खासियत यही है कि जो भी इस कार का ओनर होगा वो कभी भी अगर इस कार को अगर स्विच करना चाहता है किसी और वैकल्पिक ईंधन की ओर तो उसे स्विच कर सकता है। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह कार फ्लेक्स फ्यूल के साथ पूरी तरह ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होगी। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक कार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त महाकाल की नगरी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में मौजूद हैं और पीएम ने उद्घाटन कर दिया है, लोकार्पण कर दिया है महाकाल लोक का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने सबसे पहले गर्भगृह में नंदी को प्रणाम कर महाकाल के दर्शन किए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल लोक का पूरे विधि विधान के साथ लोकार्पण हो चुका है। आपको बता दें महाकाल लोक प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक शिवलिंग की आकृति पूरी जनता के सामने और मंत्रोच्चार के साथ इस अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक का लोकार्पण होता हुआ आप देख सकते हैं। एक कतार में तमाम जो मंत्रोच्चार करते वहां के पुजारी हैं और पूरे विधि विधान के साथ इस वक्त महाकाल लोक का लोकार्पण होता हुआ। यह प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त मौजूद इस प्रांगण में 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर अब 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इस महाकाल लोक कॉरिडोर के उसमें जुड़ने से इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। आपको बता दें आपसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने सबसे पहले गर्भगृह में नंदी को प्रणाम कर महाकाल के दर्शन कर। ये तस्वीरें देखिए, कितनी विहंगम तस्वीर है, ये कितना अद्भुत दृश्य। ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो भारत की जे मंदिरों की जो एक
सांस्कृतिक विरासत है, जो शिल्प है, उसे लेकर एक प्रतिबद्धता इस सरकार में है। और वो प्रतिबद्धता हम अयोध्या के मामले में भी देखते हैं, मथुरा के लिहाज से भी देखते हैं, चित्रकूट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अब हम देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल परिसर में ये जो महाकाल लोक कॉरिडोर बना है, 47 हेक्टेयर का अब महाकाल परिसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र, आप ये जरा तस्वीरें देखिए, भगवान शिव की बीच में एक आकृति, एक मूर्ति, चारों तरफ फाउंटेन और रंगीन रोशनी से नहाया हुआ ये कॉरिडोर निश्चय ही देश और विदेश के जो पर्यटक हैं उन्हें अपनी ओर और आकर्षित करेगा। हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, आध्यात्म है, उसको लेकर जो उत्सुकता और रुझान हाल फिलहाल बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता का है। मौजूदा सरकार लगातार जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो भी हमारे धर्मस्थली हैं, उनके कायाकल्प करने का काम कर रही है। और यही वजह है कि इस तरह का कायाकल्प हमें नजर आता है। और ये तस्वीरें वाकई ये बताने के लिए काफी हैं कि महाकाल लोक वाकई एक नवीन लोक है, एक अलौकिक लोक है। और इस लोक में जब व्यक्तिगत रूप से भक्तगण पहुंचेंगे तो उनका जो अपना अनुभव होगा, वो जब सोशल मीडिया और बाकी जरिए से वो दूर दराज तक पहुंचाएंगे, तब एक बार फिर उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वो एक बार फिर जो अभी भी वैभव संपन्न है, अभी भी उसके वैभव में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उत्तरोत्तर उसके वैभव में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। निहारते हुए, और आप देख सकते हैं अद्भुत कलाकार। जी हां, अलग अलग राज्यों के ये विशेष कलाकार आज के आयोजन के लिए विशेष तैयारी के साथ आए हुए हैं। और पूरे कॉरिडोर में हम एक सांस्कृतिक झलक, आध्यात्मिक सुंदरता और इसके साथ ही भगवान शिव की नगरी के तमाम प्रतीकों को देख रहे हैं। और यही भारत जिसे पहले उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार वैसे तो 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल लोक में आने वाले लोगों को यहाँ कला, तकनीक और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कला, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो भी ये स्तंभ बनाए गए हैं, जो भी आकृतियां बनाई गई हैं, उनमें प्राचीन शिल्प की विशेष झलक नजर आ रही है। शिव की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, वो सभी प्रतिमाएं एक प्राचीनता की ओर ले जाती हैं। तकनीक का इस्तेमाल कर इन्हें जीवंत कर दिया गया है, इनमें जान फूंक दी गई है। स्तंभ हो, अलग अलग कॉरिडोर के हिस्से हों, भगवान शिव की प्रतिमा हो, यहाँ रंग और रोशनी के साथ तकनीक का जो इस्तेमाल है, जो हमने फाउंटेन देखा, इन सभी के इस्तेमाल से इस पूरे कॉरिडोर, इस पूरे परिसर को एक अलग स्तर पर दुनिया के सामने पेश किया गया है। और आध्यात्म, जी हाँ, हम जानते हैं भगवान शिव की जो भी नगरी रही है, काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक, त्र्यंबकेश्वर से लेकर रामेश्वरम तक,
हर तरफ हम जब भगवान शिव के तमाम आध्यात्मिक नगरियों को देखते हैं तो वहां एक दर्शन नजर आता है, एक आध्यात्म के प्रति अनुराग नजर आता है, लोगों का एक आग्रह नजर आता है और वो आग्रह मौजूदा सरकार की तमाम प्रतिबद्धताओं में भी देखने को मिल रहा है। महाकाल लोक में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, भगवान शिव, मां पार्वती, नंदी और तमाम जो भगवान शिव के अवतार में जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो उनके स्वरूप रहे हैं, उन सभी को यहां पर स्थापित किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई हैं। भगवान शिव ने, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भगवान शिव ने किस तरह राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसका वर्णन एक विशाल प्रतिमा के जरिए जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो महाकाल लोक का लोकार्पण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैभवशाली लोक का उन्होंने लोकार्पण किया और इसके अलग अलग हिस्सों को इस वक्त स्वयं निहारते हुए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ खास खबरों की। और शो की शुरुआत में हमने बात की थी देश में वैकल्पिक जो ईंधन है उसकी दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। देश में जिस तरह से लगातार आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दाम नजर आ रहे थे, पर्यावरण को प्रदूषण जिस तरह का खतरा था, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है। ये टोयोटा की कोरोला एल्टिस सेडान कार है जो हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है। ये तो वैसे पायलट प्रोजेक्ट है और इस गाड़ी को पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल से चलाया जा सकता है। भारत में पेश किया जाने वाला ये मॉडल, जैसा हमने आपको बताया, पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए ब्राजील से लाया गया है और लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर इसमें ड्राइविंग का विकल्प है। इसका इस्तेमाल भारत में टोयोटा के एक डेमो के रूप में किया जाएगा। जी हाँ, ब्राजील से मंगाया गया है, इसका मतलब है कि इसका जो संचालन है वो एक डेमो के रूप में किया जा रहा है। और क्या हैं इसके फीचर्स और क्यों कहा जा रहा है इस कार को हर समस्या का समाधान, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट अविक चट्टोपाध्याय साहब। अविक, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले एक आम कंज्यूमर के लिहाज से मेरे मन में यही सवाल है कि एथेनॉल है क्या, और जिस वैकल्पिक फ्यूल की बात की जा रही है उसको अगर हम भविष्य के तौर पर देखें तो ये भविष्य कितना दूर नजर आ रहा है? नमस्कार जी। इथेनॉल एक जिसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल मतलब जो एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ या तो खेती के टाइम पे मिलता है या फिर कुछ नेचुरल ग्रोथ होती है, टिपिकली वेजिटेबल सोर्सेज से हम जो तेल निकालते हैं उसको बायोफ्यूल बोलते हैं और इथेनॉल उसी टाइप का एक बायोफ्यूल है। इथेनॉल का जो इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये उन्हीं देशों में है जहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन काफी होता है। फॉर एग्जांपल, जहां शुगर केन की उत्पत्ति ज्यादा होती है, गन्ने की उत्पत्ति ज्यादा होती है, वहां पे इथेनॉल शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जैसे आपने बोला ब्राजील से लाया गया है ये वाला फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा का, क्योंकि ब्राजील में बहुत सालों से, मतलब मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 1970s से उन्होंने इथेनॉल को इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें काफ़ी पहले ही उनको ये समझ में आ गया था कि डीजल या पेट्रोल पे ज़्यादा अगर डिपेंडेंस हो जाए, अगर निर्भरता हो जाए, तो उसमें आपका एक तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है और दूसरा क्योंकि उसकी प्राइसिंग पे आपकी कोई कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए आपके रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ये बहुत बढ़ते रहते हैं। ब्राजील में तो मैं कहूँगा कि ब्राजील एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पूरे दुनिया के लिए कि इथेनॉल किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, मिक्सिंग इट विद पेट्रोल। तो पेट्रोल के साथ ये मिक्स होता है। इसमें एडवांटेज ये है कि इंजन, एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन में ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती है।
और इथेनॉल का ब्लेंड शुरू होता है 20% से। ब्राजील में तो अभी वो लोग 100E यूज करते हैं, मतलब 100% गाड़ियां इथेनॉल पे चलती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग मोड है हमारे देश के मोबिलिटी के प्लान में। और मैं तो बोलूँगा कि ये इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल जो है, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशनरी एक प्रोग्रेस है फॉसिल फ्यूल से 100% जीरो कार्बन मोबिलिटी तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज और समझना चाहेंगे, जब भारत के लिहाज से किसी भी भविष्य की बात की जाती है, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, तो आम कंज्यूमर के मन में सबसे पहला प्रश्न उसकी कॉस्ट को लेकर आता है। और भारत में तो हम देखते भी हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां रहीं जो बहुत स्ट्रांग कारें बना रही थी, बहुत उनकी इंजन और बाकी चीजें एफिशिएंट थी, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव ना होने की वजह से और कंज्यूमर के उस पैमाने में ना होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात आई। तो फ्लेक्स फ्यूल ये जो विकल्प आएगा, क्या माने, क्या अभी एक अवेयरनेस लाने की जरूरत पड़ेगी इसे लेके? और इसके साथ ही कंज्यूमर के लिहाज से अगर वो हमेशा जब दाम चेक करता है, उस लिहाज से क्या रेंज देखते हैं शुरुआती तौर पर? देखिए, ये जान के आपको हैरानी तो नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा कि हमारे ज्यादातर पेट्रोल पंप्स में ऑलरेडी हमारे पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होके आता है। ठीक है, कभी 10% था, अभी शायद 20% इथेनॉल तक मिक्स होके आता है ऑलरेडी। तो ये नहीं कि एक नई परिकल्पना है या फिर एक नई कोई स्कीम है या नया कोई एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। ये एक सोल्यूशन है जो कि बहुत देशों ने इसको ट्राई किया है और सक्सेसफुल हुए हैं। अब देखिए, ब्राजील में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और ब्राजील और इंडिया, उसकी अगर इकोनॉमिक अगर आप पैरामीटर्स देखें तो बहुत सिमिलर है। वहां पे भी लोग मतलब बहुत रिच तो है नहीं, पर कैपिटा इनकम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको गाड़ियां चाहिए। हिंदुस्तान में भी वही है, हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको गाड़ियां चाहिए, और ज्यादातर हमारी गाड़ियां ये 4 मीटर के करीब की लेंथ की होती है, मतलब बहुत बड़ी गाड़ियां भी नहीं होती। और दोनों ही देशों में हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल में, उसको हमें कम करना है। और इसी वजह से इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जिसको फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। और इसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी के जो चालक है उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो चेंजेस लानी है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को लानी पड़ेंगी। और इसमें जो चेंजेस लानी है आपके इंजन में, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, इंजन के कुछ मैनिफोल्ड्स में, इंजन के कुछ पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, वो आसान है। उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा उसमें। इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल एक बहुत ही, मैं तो कहता हूँ बहुत ही सेंसिबल एक मेथड ऑफ मोबिलिटी है। इसे हमारे देश में काफी पहले लाना चाहिए था। आपको तो जरूर पता होगा, टीवीएस ने इनफैक्ट एक फ्लेक्स फ्यूल की मोटरसाइकिल भी बनाई थी, उन्होंने उसको डिस्प्ले भी किया था। लेकिन क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो मतलब लोग उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल, अगर मैंने पहले भी बोला, अभी फिर से बोलूं, ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है हमारे देश के लिए, जहां पे हमारे फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट्स पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कम होगा, कस्टमर को वेरी फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी पे कोई हिट नहीं होगी, एमिशंस डेफिनेटली जरा से इंप्रूव करेगा। इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन इंप्रूव करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो हमारे जीडीपी पे। बिल्कुल। अब एक चीज़ और समझना चाहेंगे। बात आज नितिन गडकरी भी कर रहे थे कि फ्लेक्स फ्यूल या जिन वैकल्पिक चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हम जब बात कर रहे हैं, इन सब में एक चीज़ है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो निर्भरता है हमारी इस वक्त पेट्रोल और डीजल पे, वो निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 सालों में पेट्रोल कारों को फ्लेक्स फ्यूल रिप्लेस कर देगा। कितना ऑप्टिमिस्टिक होके इस विजन को देखते हैं आप? ये फ्लेक्स फ्यूल या बायोफ्यूल्स या इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन या फ्यूल सेल्स, ये तो फ्यूचर है जरूर।
अभी हिंदुस्तान में ये 5 साल में होगा कि नहीं, अब मैं गडकरी जी को इस पर तो चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठ के, SIAM के साथ बैठकर अगर एक ट्रांजिशन प्लान बनाए कि जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको फ्लेक्स फ्यूल करे, तो जरूर फ्लेक्स फ्यूल की अडॉप्शन होगी। क्योंकि कस्टमर जब पेट्रोल गाड़ी खरीदना जाएगा, सोचिए 2025 में आप एक पेट्रोल गाड़ी खरीदने गए, आपको 100% पेट्रोल मिलेगा नहीं, आपको फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल गाड़ी मिलेगी। अब उसमें कितना पेट्रोल या इथेनॉल का मिक्सचर है, वो फिर से ट्रांजिशन है। जैसे मैंने बोला, ब्राजील में अभी फिलहाल 100% इथेनॉल पे गाड़ियां चलती हैं। ब्राजील से इथेनॉल गाड़ियां जैसे कंपनी जैसे पुजो और सिट्रोएन जैसी कंपनी फ्रांस में ले गए थे आज से कुछ 10-15 साल पहले। फ्रांस में फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां चलती हैं, और ये इसीलिए चलती हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंस कम होता है। दूसरा जो फ्यूल है, जो बायो फ्यूल है, उसका कॉस्ट बहुत कम होता है फॉसिल फ्यूल के कंपेयर टू 1/3 1/4, और इसीलिए आपका रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, सरकार का भी जो है फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एक विन विन सिचुएशन है। तो 5 साल में सारी गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल होंगी, ये तो तभी होंगी जबकि मैन्युफैक्चरर्स बोलेंगे कि हमारी सब पेट्रोल गाड़ियां इथेनॉल, मतलब फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल में चली जाएंगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारी सारी डीजल गाड़ियां, उनको भी हमें बायोडीजल में चेंज करना पड़ेगा। अब ये इंडस्ट्री ने अगर प्लान बना लिया अगले 5 साल का, तो जरूर हम लोग फ्लेक्स फ्यूल में चले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अविक हमने सभी पहलुओं को छू लिया है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो रह गई है जो आप कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रा उससे भी हमारे जो कंज्यूमर है ख़ासतौर पे उनके लिहाज से अगर आप शेयर करना चाहें। एज ए कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, आप कंज्यूमर हैं, और मैं कंज्यूमर्स को यही कहना चाहता हूं कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल वाला जो एक सोल्यूशन है या फिर ये जो ऑल्टरनेटिव है, ये बहुत ही सेंसिबल ऑल्टरनेटिव है। इसमें आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस वैसे ही रहती है। आपके रनिंग कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाता है, तो आपका जो टोटल खर्चा होगा गाड़ी चलाने में, गाड़ी को ओन करने में, गाड़ी को मेंटेन करने में, वो कम हो जाएगा। और हाँ, आपको ये भी एक सुकून मिलेगा आपको कि जब आप कम खर्चे पे गाड़ी चला रहे हो तो धुआं भी आप कम निकाल रहे हो, छोड़ रहे हो, आपकी गाड़ी छोड़ रही है। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है सबके लिए। भविष्य की ओर देखने के लिए हमें इन बदलावों को अपनाने और इनके प्रति जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविक आपका हमसे जुड़ने के लिए, और इस पूरे जो एक नई टेक्नोलॉजी है और नए वैकल्पिक ईंधन की ओर जो हम देख रहे हैं उस पर पूरी तरह से हर पहलू पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया है। खास बात यह है कि ये जो कार है वो फ्लेक्स फ्यूल के साथ साथ पूरी तरह ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होगी। और इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल ही फ्यूचर है और हमें इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये समुंदर है जिसमें जितना दम है पटक ले तो भी पेट्रोल डीजल आने ही वाला है। बिकॉज वी हैव गॉट द इम्पोर्ट ऑफ 16 लाख करोड़ एंड स्टिल द इथेनॉल वी आर मेकिंग एंड डॉजिंग टू द पॉलिसी we are making 400 crore liter, either probably it will increase up to 450 crore liter. And there is a lot of confusion in the mind of the people that actually my suggestion is we have ample capability. We encourage the people at least in flex engine, if we can use in place of petrol, ethanol, our requirement will be 4,000 crore liter. Already the Toyota has started now. We are going to launch this car. The TVS, Bajaj and Hero, already their two-wheeler is already ready. और हमारी अगली खबर भी क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई है। कोयले से सिंथेटिक गैस और मेथनॉल बनाने के लिए भेल कोल इंडिया से करार करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं क्या है इस डील की खासियत? कोल गैसिफिकेशन को लेकर के बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL 3 अहम कंपनियों के साथ में एक करार करने जा रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये 3 कंपनियां हैं भेल,
आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और साथ ही गेल, इनके साथ में एमओयू साइनिंग होने जा रही है। मकसद यही है कि कोयले से जो गैस बनाई जाएगी उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री या अन्य जो स्टेक होल्डर है वो कर पाए। तो जो गैस बनेगी उसमें मेथनॉल होगी और साथ ही साथ सिंथेटिक नेचुरल गैस का भी यहाँ पर प्रोडक्शन या बनाने के लिए ये एमओयू साइनिंग किया जाएगा। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट जो इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है उसका इस्तेमाल भी आने वाले समय में जो इंडस्ट्री है या जो अन्य प्लेयर्स है जिनको इसकी ज़रूरत है उसके लिए ये एमओयू साइनिंग होने जा रही है। तो एक जॉइंट वेंचर बनेगा इन चारों कंपनियों का मिल करके और ये जेवी मिल करके काम करेगी। जो कोल बेड CIL के पास में है वहाँ पर एडवांस्ड टेक्निक के जरिए जो सिंथेटिक नेचुरल गैस है या फिर अमोनियम नाइट्रेट या मेथनॉल है इसके प्रोडक्शन को लेकर के और जो गैस निकलेगी ये गेल इंडिया लेगी और इसको जो इंडस्ट्री है उसकी आवश्यकताओं के लिए वो आपूर्ति करेगी या फिर उसकी खुद के लिए अगर कोई ज़रूरत है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। और जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है उसमें भेल अहम भूमिका निभाएगा। तो कोल गैसिफिकेशन की दिशा में एक अहम डेवलपमेंट है कि एक जॉइंट वेंचर बनने जा रहा है जिसके भागीदार CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ भेल, IOC और गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी होंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल की। बाइड एटो 3 ने 521 किलोमीटर रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार को पेश किया है। सिर्फ 50,000 रुपए में इसकी बुकिंग की जा सकेगी। हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने बाइड के सीनियर VP संजय गोपाल कृष्ण से बातचीत की। आज आपने एक और प्रोडक्ट को इंडिया में शोकेस करा है, कब तक इसका हम लॉन्चिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके क्या टॉप 3-4 फीचर्स हैं जो उस गाड़ी को स्टैंड आउट करेंगे बाकी प्रोडक्ट से? ये BYD एटो 3 जो है आज हमने लॉन्च किया है, अनवील किया है। बुकिंग्स आज डीलरशिप से शुरू हो गया है। आज दोपहर से सारे डीलरशिप से व्हीकल्स पहुंच गया है, गाड़ियां पहुंच गया है। तो आज शाम से कस्टमर भी देख सकते हैं व्हीकल्स। हमारा ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ सेल विल बी जनवरी 2023 ऑटो एक्सपो के टाइम में शुरू होगा हमारा ऑफिशियल लॉन्च ऑफ सेल्स। इस गाड़ी में 3 खासियत है। इसमें बॉर्न EV है, इसका मतलब ये EV प्लेटफॉर्म में इसको बनाया हुआ है। इसके साथ 60.4 किलोवाट का ब्लेड बैटरी है। टॉप सेफ्टी फीचर्स है इस गाड़ी में, जैसे 7 एयरबैग्स है, ADAS लेवल 2 डी पायलट सिस्टम्स है। इसमें 12.8 इंच का रोटेटेबल टच पैड स्क्रीन है जो कोई और गाड़ी में नहीं है। ये सब इस गाड़ी का की फीचर है। इसका रेंज जो ARI ने टेस्ट किया है 520 किलोमीटर तक आया है और NEDC जो ग्लोबल साइकिल है उसमें भी 480 किलोमीटर है। ये सब इसका खासियत है और हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर्स इसको पसंद करेंगे और बुकिंग्स भी करेंगे। सर अगर हम मार्केट की बात करें तो जो इंडियन EV मार्केट है वो पहले काफ़ी हमने देखा न्यू एंट्रेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब जो लेगेसी प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने लोअर सेगमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए 10 लाख से नीचे का गाड़ी निकाला है। तो आपके क्या कोई प्लान्स हैं कि आप भी ऐसे कोई प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आएंगे? हाँ, हम अभी नेक्स्ट ईयर इस 2 प्रोडक्ट्स में फोकस करेंगे, द ऑल न्यू E6 और BYD एटो 3 SUV। हम देखेंगे मार्केट कैसे जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर हमारा फोकस सिर्फ एटो 3 और E6 में रहेंगे। सर आखिरी सवाल, हम फेस्टिव सीजन के बीचों बीच हैं, अभी तक का रिस्पांस कैसा मिला है और पूरे फेस्टिव सीजन का आपका क्या आउटलुक है, कैसा जाएगा? जी, हमारा फेस्टिव सीजन अच्छा चल रहा है। E6 में भी डिमांड आया है। एटो 3 का बुकिंग्स आज शुरू हो रहा है। दिवाली तक हमें उम्मीद है कि अच्छे बुकिंग्स आएंगे ताकि हम जनवरी से हम डिलीवर कर पाएंगे। बढ़ते आगे, RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ARC दिवालिया कंपनियों के लिए खरीदार बन सकती है। हालांकि ये मंजूरी सशर्त है। ARC को 5 साल के बाद कंपनी का कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। इंडिया ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी ARCs के लिए फाइनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। उसमें जो सबसे ज़रूरी नोट है वो आते हुए दिखी है आपको कि ARCs अब IBC में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। ये इशू तब सामने आया था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UVARC को ब्लॉक किया था एयरसेल के रेजोल्यूशन केस में, क्योंकि सरफेसी के तहत ये अभी तक अनुमति नहीं थी कि कोई भी ARC रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। अब इस कंडीशनल अप्रूवल की वजह से आप देख सकते हैं कि शायद
और ARCs IBC में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकें। इसमें जो राइडर लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला है कि जो इनका अप्रूवल है ARC को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने में, वहां पर कंपनी का 5 साल के बाद कोई कंट्रोल या डिप्लॉयमेंट या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कंपनी पे। इसके अलावा जो ज़रूरी नॉट मिली हैं उनमें ये भी है कि सरप्लस मनी शॉर्ट टर्म डेट में लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि 10% जो नेट ओन फंड्स है उसी का हो सकता है। इसके अलावा ये भी बोला गया है जो गाइडलाइंस में कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ MD CEO का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक होना चाहिए, और जो ARCs हैं वो कम से कम 6 रेटिंग साइकिल तक, यानी कि अगर 6-6 महीने की जो साइकिल है उसके हिसाब से 3 साल तक कम से कम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिटेन करना चाहिए। अगर आपने रिटेन नहीं किया है तो उसका कारण बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। बढ़ते हैं आगे। कोविड के बाद लोगों में टर्म इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन पॉलिसी के लिए अब हेल्थ चेकअप भी जरूरी है। कार्डिक ट्रेडमिल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर जाना पड़ता है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाते और ये संख्या 20% तक जाती है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा इसलिए लॉन्च की है, जिसमें कार्डिक ट्रेडमिल टेस्ट के लिए कंपनी से जुड़ी वैन आपके दरवाजे तक आएगी और टेस्ट करके टर्म पॉलिसी आपको जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में कोटक लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO महेश बाला सुब्रमण्यम से बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। ये जो पहल शुरू की गई है तो इसकी जो कॉस्ट क्या होगी, जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, और क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे? ज़रूर, हमें यही उम्मीद है कि जो फ्रिक्शन पॉइंट जो बोलते हैं, कस्टमर अगर उनको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लेकिन ऐसे जो ट्रेडमिल टेस्ट या कुछ करना पड़ता है तो कई कस्टमर को असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है या डायग्नोस्टिक लैब जाना पड़ता है, शायद टाइम नहीं मिलता है उनको, फिर वो थोड़ा पोस्टपोन होते जाता है कि कल कर लूँगा। तो इसके वजह से 15-20 हमारे हिसाब से 15-20% कस्टमर्स अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमने सोचा इसमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, कस्टमर को बाहर निकलना पड़ता है और कहीं जाना पड़ता है। तो हमने सोचा अगर ये सुविधा हम कस्टमर के घर के बाहर ही दे और कस्टमर को ये भी कर ले कि आप कोई भी टाइम चूज कर लो, कोई भी जगह चूज कर लो, इट्स लाइक डिलीवरी सर्विस। आजकल सब कुछ डिलीवर होता है ना घर पे। हमने सोचा ये भी सुविधा हम कस्टमर के घर के बाहर डिलीवर करेंगे। तो इसीलिए ये वैन हमने विजिट होम के साथ टाई अप करके ये वैन लॉन्च किया है। तो इसके साथ कस्टमर बुला सकता है वैन अपने घर के बाहर, और वैन के अंदर ही कैन गेट इनटू द वैन एंड ही कैन अवेल ऑफ द सर्विसेज। इससे क्या एक इनर्शिया थोड़ा कम हो जाता है, और हमें लगता है कि हम टर्न अराउंड टाइम भी कम करेंगे और ज़्यादा कस्टमर्स लोग को कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिसको चाहिए अगर हम और भी सुविधा करें तो वो सामने से ले सकते। सर, हमने देखा है कि कोविड के बाद लोगों में टर्म इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता आई है। कई जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते थे वो भी अब टर्म इंश्योरेंस की डिमांड करने लगे, लेकिन प्राइसेस बहुत बढ़ गई। प्री कोविड से हम अभी देखिए तो 40-50% तक कीमतें बढ़ी। तो क्या ये सिलसिला अभी जारी रहेगा? आपको लगता है कि टर्म इंश्योरेंस और आगे महंगा होगा? देखिए, ऐसा एक पैंडेमिक जब आता है, पैंडेमिक अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इज बीन अ ग्लोबल फिनोमिनन, नो राइट। इसीलिए सारे इंश्योरेंस कंपनीज, सारे री इंश्योरेंस कंपनीज had an impact on the pandemic, but at the same time we are also very happy and proud that we have all settled the claims. Our claim settlement ratios have improved and gone up. So इसीलिए आम आदमी को ये लग रहा है कि बस टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, मुझे प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन at the same time, because of the huge impact the pandemic has had, reinsurance companies and insurance companies have had to relook at their pricing, क्योंकि पैंडेमिक से पहले भी शायद कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से प्राइसेस थोड़े डिप्रेस थे, लेकिन पैंडेमिक हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ कंपनीज। देयरफॉर उन्होंने प्राइस इंक्रीज की थी, लेकिन अभी लग रहा है कि पैंडेमिक शायद खत्म हो रहा है। इंडिया में अभी देखेंगे, कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आई थिंक वी आर ऑल टाइम 5 months लो चल रही है कोविड, एंड टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्री इज स्लाइटली फ्री ऑफ कोविड। वो क्या है, पैंडेमिक एंडेमिक हो गया है। सो आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन, अंडरस्टैंड कोविड इज स्लाइटली बिकम बेटर। सो हमें यही लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस शायद सेटल होंगे। बिल्कुल प्राइस बढ़ेंगे नहीं यहाँ से, वो तो हमें वही महसूस हो रहा है कि बढ़ेगा नहीं, बट आगे जाके शायद धीरे धीरे नॉर्मलसी आएगी। प्री पैंडेमिक प्राइसिंग तक जाएगी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जरूर आप 2 साल 3 साल पर्सपेक्टिव रखेंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस विल बी बेटर देन व्हाट इट इज टुडे।
चले बढ़ते हैं आगे। नतीजों के बाद टीसीएस के शेयर में दबाव है। कल शाम कंपनी ने हर पैमाने पर अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए, लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं डिमांड में सुस्ती की चिंता सता रही है। लेकिन मैनेजमेंट को भविष्य से क्या उम्मीदें हैं? मार्जिन का ट्रेंड कैसा रहेगा और एट्रिशन की मुश्किल से कंपनी कितना उबर चुकी है? इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने टीसीएस के सीएफओ समीर सेक्सरिया और सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ से विशेष बातचीत की। मैं नंबर्स को अगर एनालाइज करूं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपने कहीं भी लाल झंडी नहीं दिखाई है। मार्केट में एक प्रकार की कंसर्न्स है कि भाई जब भी ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम होती है तो अक्सर आईटी आउटसोर्सिंग पे असर होता है, मगर आपके तिमाही नतीजों से देखकर ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों है? इस बार डिफरेंट क्यों है? ओके, निकुंज, तो एक तरह से देखा जाए तो पहले मैं Q2 के नतीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे नतीजे, हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोथ अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आया है और ये काफ़ी ब्रॉड बेस रहा है। सारे ही इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज के अक्रॉस हमको मिड टीन्स के करीब मोस्टली ग्रोथ देखने में आ रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इज मोर पैंडेमिक के बाद सारी कंपनीज ने रियलाइज किया है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो उनको हेल्प करेंगी अगर उनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आगे इन्वेस्ट करके बिजनेस ग्रो करना है तो भी टेक्नोलॉजी एनेबलर है, और अगर उनको एजिलिटी और लीन ऑपरेशंस रन करने हैं, कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन करना है तो भी टेक्नोलॉजी कम्स एज अ लीवर फॉर देम। सो इसको चलते हुए हमारे जो कस्टमर से भी इंटरेक्शंस होते हैं तो दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट, इसीलिए हमारा डिमांड एनवायरनमेंट जो है काफ़ी स्टेबल है और उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी विल बी वन ऑफ द लास्ट एरियाज टू गेट इम्पैक्टेड इवन इफ अ रिसेशनरी सिनेरियो हैज टू कम इन। पर आपको कहीं भी लग रहा है कि जो ग्रोथ आपको 6 महीना पहले किसी क्लाइंट ने कमिट करी थी उसमें धीमापन आ सकता है? कोई भी क्लाइंट, कोई भी ज्योग्राफी, भले मैक्रो कंसर्न्स हो, क्लाइंट स्पेसिफिक कंसर्न्स हो, कंसर्न्स होती हैं, आपको क्या धीमापन कहीं भी लग रहा है? एक अगर हम हमारे बिजनेस का देखें तो हम हमारे प्रोजेक्ट रैंप अप्स हैं वो नॉर्मल जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और हम कहीं पे भी क्लाइंट स्पेंडिंग में कट इन स्पेंडिंग नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। क्लाइंट्स जरूर कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं, दे आर बिल्डिंग इन वेरियस इकोनॉमिक सिनेरियोज एंड प्लानिंग फॉर इट, एंड उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि थोड़े डिलेड डिसीजन मेकिंग, विलंबित निर्णय के सिनेरियोज जरूर देखने में आ रहे हैं, और क्लाइंट्स ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स जो उनको जल्दी से फायदा देवे उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रादर एंड प्रोबेबली दे आर डिलेइंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जहां पे पे बैक पीरियड्स लंबे समय में मिलते हैं। मतलब काफी गहमा गहमी हुई थी, काफी अटकलने लगी थी कि भाई आईटी कंपनीज को क्या स्लो डाउन आ गया है, क्योंकि आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं क्यूएस क्यूटी तो हम लोग अक्सर देखते हैं हेडलाइंस क्या आ रही हैं। तो जो हेडलाइंस थी वह थी कि भाई आईटी कंपनीज ने जो हायरिंग है वो डिले करी है, उन्होंने बोनसेस डिले कर रहे हैं, उन्होंने ऑफर दिए हैं मगर ज्वाइनिंग डिले करी है। क्या टीसीएस ने ऐसा कुछ करा? टीसीएस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जैसा पहले ही बोला कि हमारे यहाँ मैंने पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा हमने कैंपस हायर्स किए थे। अभी इस 2 क्वार्टर्स में 35,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 10 से 12,000 और करेंगे। हम पाइपलाइन उसके ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है और उसके बाद भी अगर करना पड़े तो वो भी करेंगे, है ना। वो डिसाइड करेंगे Q3 एंड और Q4 के बिगिनिंग में। तो हमने पूरे सब जो भी ऑफर्स दिए हैं सबको ऑनर किया है। नो डिलेज ऑन दैट फ्रंट, उसमें कोई एकदम डिले नहीं है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि बोनसेस जो थे शायद डिले करे गए हैं। नहीं, बोनसेस हमने 100% वेरिएबल पे आउट जो है हमने 100% पे आउट लास्ट क्वार्टर दिया था। इस क्वार्टर में हमने कहा है कि हम लोग 70% लोगों को हम लोग 100% देंगे और 30% के जो सीनियर लोग हैं
उनको यूनिट बिजनेस यूनिट का जो प्रदर्शन रहेगा उसके हिसाब से देंगे उनको। तो उसमें कोई कुछ भी हमने कम नहीं किया है। हमेशा हमारे एम्प्लॉयज़ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है बिजनेस के, और हमको उनका अच्छा तो उनको देखना है कि कैसा उनको हम हमेशा टेक केयर करें उनकी, और वो करते रहेंगे। ड्यूरिंग बैड टाइम्स, ड्यूरिंग गुड टाइम्स, वी हैव टू टेक केयर फॉर पीपल। और अब बात करते हैं महानायक के 80वें जन्मदिन की। जी हां, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक और बॉलीवुड पर हर दशक में लगभग 5 दशक से लगातार राज करने वाले आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं, और आज उनके घर के बाहर फैंस का जमावड़ा नजर आए। इसके साथ ही आज शाम को खुद जो बिग बी हैं उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए वो घर से बाहर निकले और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया, उनके इस प्यार, मोहब्बत और साथ का शुक्रिया अदा किया। और इसी पर आज हमने एक विशेष प्रोग्राम किया और उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आईं, क्या उनकी ज़िंदगी के अलग पहलू थे, और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, देखिए। आपको इसी के साथ चलते चलते इस बुलेटिन में छोड़ जाते हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। My name is Anthony Gonzalez. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। तो जब भी महानायक अमिताभ बच्चन का नाम आता है तो क्या फैंस, क्या सेलिब्रिटीज, चाहे हर उम्र की बात करें, हर वर्ग की बात करें, हर दर्शक वर्ग उनकी दीवानगी अपने चाहने वालों के सिर चढ़कर बोलती नजर आती है। फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां हों या फिर एक आम आदमी, बिग बी आज जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आज अमिताभ के जन्मदिन के मौके पर भी उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के सामने हुजूम लगाकर खड़े रहे। कोई डांस करता नजर आया तो कोई ढोल नगाड़ों के साथ अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए बेकरार है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और यह दिन उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस वक्त हम जलसा में मौजूद हैं। आपको बता दें, जुहू स्थित अमिताभ बच्चन का घर, और यह घर मंदिर माना जाता है उनके सभी फैंस के लिए। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के गेटअप्स आप देख सकेंगे। यहाँ जो रंगों में लोग यहाँ पर डूबे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हर ओर किसी न किसी फैन ने अमिताभ बच्चन के गेटअप को ही धारण किया हुआ है। इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मेरा नाम है पिनाकिन भाई गोहिल, और हमारे सर 80 साल के हुए हैं, तो जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और हमारे गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, खुशबू है गुजरात की। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बिल्कुल, खुशबू है गुजरात की, और यही खूबी है सीनियर बच्चन को लेकर जिस तरीके से लोग खुश रहते हैं। यहाँ आप देखिए, मेरे कैमरामैन संजय रंजीत आपको दिखा रहे हैं कि किस हर्षो उल्लास से बच्चन साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कई लोग एकत्रित हुए हैं कल रात से ही। इनफैक्ट 12 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो हर्षो उल्लास इनमें नजर आ रहा है, आप वहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक केवल इनके फैंस घिरे हुए हैं। हालांकि 2 साल कमी जरूर थी कोविड के चलते, लेकिन आज फिर से ये जो खुशी है वो नजर आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन को मैं कहूँगी अगर वहाँ नजरें दिखाए तो लगातार केवल पोस्टर्स ही पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। आपको बता दें, यहाँ पर यूनिवर्सल, ये एक जगह की बात नहीं है, केवल मुंबई महाराष्ट्र की बात नहीं है, अराउंड द ग्लोब यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग आए हैं अपनी तरीके से यहाँ पर बच्चन साहब के लिए कुछ ना तो कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। और यह बच्चन साहब की एक तरीके से महानता रही है, खूबी रही है कि वह ज़रूर मिलते हैं अपने फैन से, भेंट मुलाकात ज़रूर होती है। यहाँ पर आप देखिए कई लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर फूल
पेश किया गया था और इसके साथ ही आज पूरा दिन इसी तरीके के जोश में, इसी तरीके के हर्षोल्लास में बीतेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश। तो आपने जो तस्वीरें देखी वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि अमिताभ बच्चन का जो जादू है वो कई दशक बीत जाने के बावजूद, चाहे नई पीढ़ी हो, चाहे किसी भी तरह का दर्शक वर्ग हो, उसमें सिर चढ़कर बोलता हुआ नजर आता है। और आज के दौर में जब हर कोई बहुत व्यस्त हो गया है और लोगों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, उस दौर में भी आज अगर लोग किसी सितारे के घर के बाहर इस तरह से उसका केवल जन्मदिन मनाने के लिए जश्न मनाते नजर आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सितारे का, उस सुपर सितारे का कद कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। कई दशक बीते, कई दौर आए, लेकिन महानायक की दीवानगी आज भी बॉलीवुड और उनके फैंस के दिलों पर राज कर रही है। मगर जीवन में कठिनाइयां इस शहंशाह के जीवन में कम नहीं आई। जो कोहिनूर आज हमारे सामने है, जो चमक रहा है, उसने न जाने कितनी तपिश झेली। माया नगरी की सड़कों पर पोर्टफोलियो लिए वो भटकते रहे और शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप का दाग झेलने के बाद ये हीरा जब चमकना शुरू हुआ तो उसकी चमक आज तक बदस्तूर जारी है। अमिताभ बच्चन, वो नाम जो कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। महानायक, शहंशाह, न जाने किन किन नामों से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन महानायक की महागाथा की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। साल 1969 में जब कोलकाता में वो अपनी नौकरी छोड़ मुंबई आए तो पोर्टफोलियो लेकर भटकते रहे। उस वक्त जाने माने डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास बना रहे थे फिल्म सात हिंदुस्तानी। इसी फिल्म के लिए बिग बी ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। यही नहीं, अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआती 12 फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं। उनको पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी भी उनके दोस्त टीनू आनंद के रोल छोड़ने की वजह से मिला था। बच्चन को एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने भी रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें बच्चन की आवाज ही नहीं भाई थी। जबकि आज अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज टीवी से लेकर फिल्मों, इसके अलावा एड वर्ल्ड में राज कर रही है। आज वही आवाज कोरोना के दौर में आप अपनी कॉलर ट्यून तक में सुनते रहे हैं। उनकी पहली हिट फिल्म थी प्रकाश मेहरा की जंजीर। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति करने से पहले वो अपने बिजनेस में भी फेल हो चुके थे। लेकिन केबीसी और फिल्म मोहब्बतें ने बिग बी का वैभव एक बार फिर लौटाया। उनकी शुरुआती सुपरहिट फिल्मों में शामिल थी जंजीर, दीवार, शोले, नमक हराम, आनंद, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, कालिया और याराना जैसी फिल्में। यही नहीं, कूली के एक एक्शन सीन को फिल्माते वक्त उन्हें गंभीर चोट भी लग चुकी थी। 1982 में फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसा जानलेवा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। करियर के दूसरी पारी में भी बिग बी को बीमारियों ने घेरा, लेकिन इन बीमारियों और शारीरिक दुश्वारियों से लड़ते हुए बिग बी लगातार काम करते रहे, काम से प्यार करते रहे। उनकी हालिया रिलीज फिल्म गुड बाय को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं केबीसी से लेकर एड वर्ल्ड और फिल्मों में बिग बी का जलवा बरकरार है। ET नाउ स्वदेश। तो देखा आपने कि किस तरह से संघर्षों में उनका जीवन रहा, लेकिन संघर्षों से वो कभी भागे नहीं। और यही वजह थी कि हर दशक में जब भी उन्हें काम मिलता रहा, बीच में आपने देखा कि उन्हें तमाम चरित्र भूमिकाएं मिलती रहीं, कैरेक्टर रोल्स मिलते रहे, लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन अपने काम से प्यार करते रहे। और आज उन्हें ध्यान में रखते हुए रोल्स लिखे जाते हैं, उनके लिए फिल्में लिखी जाती हैं। और अब आपके सामने अमिताभ बच्चन के वो चुनिंदा डायलॉग्स जो उनकी शख्सियत को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के जो अमर डायलॉग्स, उनमें फिल्म दीवार का जो सबसे आइकॉनिक डायलॉग है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मेरे ख्याल से आप सभी के जहन में वो सीन आ गया होगा किस तरह से अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग था फिल्म डॉन। जी हाँ, जो डायलॉग
हर दशक में बहुत सारे लोगों ने रिपीट किया, बहुत सारे लोगों ने उसे अपनी जुबान पर रखा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये डायलॉग, ये सारे सीन लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अगला डायलॉग फिल्म जंजीर से, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। प्राण के सामने ये डायलॉग बोलते हुए जबरदस्त लगते हैं। फिल्म कालिया का, जी हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जी हाँ, फिल्म कालिया का ये आइकॉनिक डायलॉग भी उनके अमर डायलॉग्स में से एक है। फिल्म दीवार का एक और डायलॉग, ये सीन सबसे आइकॉनिक सीन, जब शशि कपूर और अमिताभ बच्चन आमने सामने होते हैं और शशि कपूर के सामने अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग का प्रवाह है, जो सामने आता है वो ये है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और जब शशि कपूर उसका जवाब देते हैं, मेरे पास माँ है। क्या वो सीन थे, क्या वो डायलॉग्स थे? और अमिताभ बच्चन ने जब इन डायलॉग्स को बोला, और नए दौर में जब फिल्में आई तो प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, जी हाँ, फिल्म मोहब्बतें की याद आती है। ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, ये वो आदर्श हैं जिनमें हम अब के आने वाले कल को बनाते हैं। फिल्म मोहब्बतें में शाहरुख खान के सामने अमिताभ बच्चन जब ये डायलॉग बोलते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और नमक हलाल का वो डायलॉग जो उनकी कॉमिक टाइमिंग को भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लव इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने इन डायलॉग्स को अमर बनाया। और फिल्म शहंशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। और फिल्मी दुनिया में कई हीरो, कई सुपरस्टार आए, लेकिन सुपरस्टार तो अमिताभ बच्चन ही है। मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी, वरना हो ही ना। फिल्म शराबी का ये अमर डायलॉग, और फिल्म शोले से, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। जी हाँ, ये वो डायलॉग है जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन जब अमिताभ की आवाज़ और अंदाज इसमें आया तो ये डायलॉग बन चुके अमर। तो ये वो अमर डायलॉग जो हमने आपके सामने रखे। और अब अमिताभ बच्चन के जीवन की एक खास कहानी आपके सामने रखते हैं। वैसे तो उनके जीवन में कई मोड़ आए, कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी रहे जिनके बारे में लोगों को कम मालूम है। तो आपको हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये सरप्राइज है अमिताभ बच्चन का अपने फैंस के लिए। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं, जब अमिताभ बच्चन अपने बंगले के बाहर आए और फैंस का अभिवादन किया। जी हाँ, जलसा के बाहर आकर उन्होंने अपने जन्मदिन पर फैंस के इस प्यार, फैंस की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। उनके साथ श्वेता बच्चन भी थी। आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मिले, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और जलसा के बाहर फैंस उनकी एक झलक के लिए जो सुबह से खड़े थे, उनके लिए ये किसी सौगात से कम नहीं थी। चले बढ़ते हैं आगे। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने हाल ही में इंडस्ट्री डे मनाया, जिसमें व्यापार जगत और शिक्षा के क्षेत्र से कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए एक नजर इस पर डालते हैं। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहला उद्योग दिवस मनाया, जिसके दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी ने बताया कि उद्योग दिवस के समारोह में 80 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। समारोह के समय कुछ पैनल डिस्कशंस हुए, जिनमें पैनलिस्ट ने भारत के युवाओं की स्किल डेवलप करने के नए नए तरीके अपनाने पर जोर दिया। प्रोफेसर सूरी ने कहा कि उद्योग दिवस मनाने का मकसद देश के युवाओं के लिए एक नए भविष्य का प्रबंधन करना है। उद्योग दिवस के समारोह में सम्मिलित हुए लोगों ने कहा कि DSEU द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स आज के युवा को मार्केट के हिसाब से जॉब रेडी बनाने पर फोकस कर रहे हैं। So good to see the kind of energy which was here and the kind of understanding of the requirement of the industry which is displayed by the faculty and those who were there on the dais. So my best wishes. I am sure this university is going to be the talk of the town in times to come. I am very happy and very proud that we are able to associate ourselves with the college, and we're very fortunate that we are partnering with them. And I'm looking forward to the products work on themselves so that they are ready to be hired. And my commitment is that we'll be able to hire most of them if they do well in their course.
DSEU को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने अगस्त 2020 में स्थापित किया था, जिससे कि देश के बेरोजगार युवाओं को स्किल्ड बनाने में मदद मिले और इंडस्ट्री के गैप को कम किया जा सके। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। In association with BSE, experience the new. शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से लेकर इंडेक्स की चाल तक। क्रूड 105 और 100 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली। करेंगे आपके फायदे की हर वो बात जिससे हो बाजार में आपकी दमदार शुरुआत। देखिए खरा सौदा हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 से 10 सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर।